नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आज हम बात करेंगे उस खेल की जो बांग्लादेश के साथ होने वाला है। क्या है वो खेल और किस तरह से रोहित शर्मा ने पूरी तैयारी कर ली है कि बांग्लादेश की इस टीम को अब पूरी तरह से जाल में फंसा लेना है। चेन्नई में जो जीत मिली है, अब उस जीत के सिलसिले को कायम रखना है और मछली की आंख यानी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली जो मंजिल है, जो चुनौती है, जो लक्ष्य है, उसको हासिल करना है। दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में है, 27 तारीख से खेला जाना है। उसी के हवाले से बात करेंगे इस शो में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या बड़ा बदलाव हो सकता है कानपुर टेस्ट में, और वो है 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम कानपुर में उतर सकती है। यही आज की इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट क्रिकेट के मैदान से, भारत और बांग्लादेश की सीरीज के हवाले से। 2021 में पिछला जो टेस्ट मैच खेला था भारतीय टीम ने यहां पर, उसमें 3 स्पिनर खेले थे। वो 3 स्पिनर थे आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। मौजूदा टीम में भी अक्षर और कुलदीप का विकल्प है। अश्विन और जडेजा तो खैर खेल ही रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच था चेन्नई में, उसमें किस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने गेंद और बल्ले दोनों से सहयोग दिया, वो कमाल का कंट्रीब्यूशन था और भारतीय टीम की जीत की एक वजह भी बना। लेकिन अब जो तीसरे स्पिनर के तौर पर जो विकल्प है, वो अक्षर पटेल भी टीम में है, कुलदीप यादव भी हैं, और पिच से स्पिनर्स को, तेज गेंदबाजों के मुकाबले स्पिनर्स को मदद मिलने की संभावना आसार ज़्यादा है। और इसीलिए ये जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की खेल के मैदान से है, वो यही है कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है, उसमें एक चेंज दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा चेन्नई टेस्ट के पहले बहुत साफ तौर पर यह समझ में आ गया था कि जो विकेट है वहां की, वो तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद करेगी, उनके लिए ज़्यादा सपोर्टिव होगी। और इसीलिए भारतीय टीम लंबे समय के बाद घरेलू मैदान पर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरा था। करीब 5 साल के बाद ऐसा हुआ था जब भारतीय टीम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ चेन्नई में इंडियन ग्राउंड पे खेल रही थी। वरना परंपरागत तरीके से होता यही है कि भारतीय टीम जब अपने घर में खेल रही होती है तो वो 3 स्पिनर्स के साथ जाती है, और उसी का जो ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कानपुर में लागू होता दिखाई दे रहा है। उदाहरण हमने आपको बता ही दिया कि जो पिछला मैच तकरीबन 3 साल पहले भारतीय टीम ने यहां पर खेला था, उसमें 3 स्पिनर्स खेले थे, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल अब भी स्क्वाड में है ही, तो भारतीय टीम अगर चाहेगी तो उनके साथ जाएगी, वरना कुलदीप यादव का विकल्प भी है, जो वहां के एक तरीके से लोकल बॉय भी हैं। तो ये एक बड़ी खबर। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं जिस टेस्ट मैच की 2021 के, उसके हवाले से भी आपको बताते हैं कि वो टेस्ट मैच जो है भारत ने खेला था 2021 में, यानी तकरीबन 3 साल पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ। उस मैच में क्या हुआ था? एक तो 2021 के बाद कानपुर में ये पहला टेस्ट मैच है। 2021 नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच खेला गया था। मैच हालांकि हार जीत के फैसले के बिना ही खत्म हो गया था, ड्रॉ हो गया था मैच। लेकिन श्रेयस अय्यर ने उस मैच में शानदार शतक लगाया था। हालांकि इस वक्त वो टीम का, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच है, जाहिर सी बात है 2022 के आसपास उनको कप्तानी मिली थी, तो अभी पहला टेस्ट मैच खेलेंगे एज अ कैप्टन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, शायद आपको याद भी होगा, जिस पिछले टेस्ट मैच का हम जिक्र कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, उस टेस्ट मैच में भी आपको लग रहा होगा कि भाई रोहित तो बाद में आए तो विराट कोहली कैप्टन होंगे। नहीं, उस टेस्ट मैच में विराट कोहली कैप्टन नहीं थे। उस टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम की कमान संभाल रहे थे, जिसमें श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया था, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब ये जो 3 साल का एक बड़ा गैप आपको दिख रहा है ना, उसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल लखनऊ में स्टेडियम बन गया अब, तो अब क्या होता है कि जो पहले कानपुर में मैचेस मिलते थे, वो अब थोड़े बहुत मैचेस शिफ्ट हो जाते हैं लखनऊ में, तो इसलिए कानपुर को मैचेस कम मिलते हैं। और लखनऊ में अब खैर आपने देखा होगा आईपीएल के मैचेस तो हो ही रहे हैं, वहाँ पे वनडेज भी हुए हैं। तो ये एक चेंज है वेन्यू के हिसाब से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अक्सर इस बात का प्रयास करता है कि किस तरह से क्रिकेट को अलग अलग सेंटर्स पर पॉपुलर करने के लिए सबको मैचेस मिले, और इसीलिए जो टूर एंड फिक्सचर कमेटी होती है, जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं, वो ये काम करती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारतीय टीम की तैयारियां क्या चल रही हैं, किस तरह से भारतीय टीम अब दूसरे टेस्ट मैच में करने क्या वाली है। पहले आप याद कर लीजिए, चेन्नई जो मैच था उसमें भारतीय टीम चौथे दिन ही जीत गई थी, और चौथे दिन भी शुरुआत के 1 आध घंटे का खेल ही हुआ था और भारतीय टीम को जीत हासिल हो गई थी। तो भारतीय टीम ने क्या किया? भारतीय टीम ने एक छोटी सी अपनी शॉर्ट वेकेशन कह लीजिए, एक छोटी सी छुट्टी मना ली। वो भी खबर आपको दिखाते हैं। विराट कोहली और गौतम गंभीर जो है वो आ गए
तो कानपुर की टेस्ट की जो तैयारी है वो बुधवार से शुरू हो जाएगी। कानपुर में इकट्ठा होंगे खिलाड़ी। इकट्ठा क्यों होंगे? क्योंकि छोटी छुट्टी ले ली गई थी, इसका जिक्र मैं भी कर रहा था। एक दिन पहले ही टेस्ट मैच खत्म हो गया था। चूंकि चौथे दिन ही टेस्ट मैच में जीत मिली, तो उसके बाद भारतीय टीम ने कहा होगा, खिलाड़ियों को लगा होगा कि चलिए अपने घर में है, छोटी छोटी दूरियां हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की फ्लाइट है, तो क्यों ना थोड़ा वक्त क्यों ना और समय परिवार के साथ बिता लिया जाए। ये एक बड़ा आजकल कॉमन चीज़ देखने को मिली है कि चूंकि खिलाड़ियों का जो शेड्यूल रहता है वो इतना व्यस्त रहता है, जब एक बार एक लंबा दौरा शुरू होता है तो कई बार वो जो परिवार को मिस करने वाली प्रॉब्लम होती है वो, हालांकि कई बार तो खिलाड़ी अपने साथ फैमिली को लेकर जाते हैं, लेकिन अब आजकल जो ये खिलाड़ी है इनको जैसे ही मौका मिलता है ये छुट्टी ज़रूर लेते हैं। हालांकि पहले इसको थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता था कि भाई 2 दिन की बात है, 2 दिन आप क्यों चले गए घर वापस, लेकिन अब खिलाड़ी इस बात की परवाह नहीं करते। उनको पता है कि एक बार फिर जब लौटेंगे मैदान में, ग्राउंड में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पसीना बहाएंगे, खुद को वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का जो प्रोसेस है, एक क्रिकेट के मैदान में उतरने के पहले जो तैयारी करने का प्रोसेस है, उसमें बड़े प्रोफेशनल हो चुके हैं खिलाड़ी। और इसीलिए जैसे मैंने कहा, हालांकि जो ओल्ड थॉट है वो कई बार इस पर नाराज भी हो जाता है। सुनील गावस्कर साहब तो कई बार खुलकर कह चुके हैं कि भाई इतनी छुट्टियां क्यों लेते हैं खिलाड़ी, ऐसा आखिर क्या ही कर लिया है। और अगर आप इसके दूसरे पहलू को देखें, मतलब अगर 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ तो ऐसा कोई वर्कलोड नहीं था, ऐसी कोई थकान नहीं थी। लेकिन फिर हाँ, इस बात को भी समझना होगा कि क्रिकेटर्स भी अल्टीमेटली इंसान ही है। उनको लगता है कि हाँ भाई, अगर 4 दिन में हमने टेस्ट मैच खत्म कर लिया है, 1 दिन एक्स्ट्रा हमारा यहाँ से बच रहा है, तो फिर वो क्यों ही समय उसको बर्बाद करना, चलते हैं अपने परिवार के पास। और अगर मुकाबला भी थोड़ा, इसको भी दिमाग में रखना चाहिए कि मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम से होता ना तो शायद थोड़ा बहुत बातचीत होती कि चलो एक दिन प्रैक्टिस और ज़्यादा कर लेंगे। मुकाबला भी थोड़ा एक ऐसी टीम से है जो अपेक्षाकृत कमज़ोर मानी जाती है, जिसके खिलाफ भारत के जो स्टैट्स हैं वो बड़े शानदार रहे हैं। और जिस तरह से चेन्नई टेस्ट में भी भारत ने 280 रन से हराया, उसके बाद भी ये रहा होगा कि हाँ चलो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, इसलिए भी ये छुट्टी ले ली गई होगी। छुट्टी के बाद हुआ क्या है जी, ये भी बता देते हैं आपको। विराट कोहली और गौतम गंभीर जो है, चूंकि दिल्ली के हैं, वो दोनों दिल्ली आ गए थे। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को मुंबई में देखा गया। ये दोनों खिलाड़ी जो है मुंबई से बिलोंग करते हैं, वहां रहते हैं, वहां चले गए। 27 तारीख से है दूसरा टेस्ट मैच, जिसका हवाला, जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाना है। बड़ा ही ऐतिहासिक स्टेडियम है, कई मैच मैंने वहां कवर भी किए हैं। लेकिन वहां पर जो तैयारी है वो इसी चीज़ की है कि 25 और 26 को, मतलब 25 को जब भारतीय टीम पहुंचेगी तो एक ऑप्शनल, और 26 को भी ऑप्शनल। मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग सेशन इस मैच से पहले होने वाला है। होगा यही कि हाँ, जिन खिलाड़ियों को ज़रूरत है या जो खिलाड़ी खुद को रिदम में रखना चाहते हैं वो ज़रूर जाएंगे स्टेडियम में, मैदान में पसीना बहाएंगे। एक सेशन गौतम गंभीर चाहते होंगे कि बतौर टीम पूरी की पूरी यूनिट जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाए। 25 तारीख का यानी बुधवार का दिन उसके लिए तय किया गया है। अब ये देखना होगा कि चूंकि खिलाड़ी अलग अलग शहर से आ रहे हैं, तो ये देखना होगा कि क्या 25 को भी एक नेट्स रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि दोपहर बाद, एक शाम के समय, अर्ली इवनिंग जो है, एक सेशन रखा जा सकता है ऑप्शनल, जिसमें जो खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और जो खिलाड़ी वहां पर जाकर पसीना बहाना चाहते हैं वो वहां पर जाएं और जाकर अपने आप को फाइन ट्यून करें, अपने आप को रिदम में रखें, अपने आप को मैच के लिए तैयार रखें। मुझे लगता है जिस तरह की परफॉर्मेंस चेन्नई में भारतीय टीम की रही है, उसके बाद शायद ही कोई बहुत ज़्यादा कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर आपको लगे कि हाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर रन नहीं बने, अगर आप एक तरफ से चलेंगे बल्लेबाजी में, तो यशस्वी जायसवाल पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक लगाया था, बहुत ही क्रूशियल समय पर अर्धशतक लगाया था। अश्विन और जडेजा तो बाद में आए, वो 144 पर 6 पहुंचते पहुंचते जो है हाफ सेंचुरी लगा चुके थे यशस्वी जायसवाल, तो वो रन्स कर चुके हैं। हाँ, रोहित शर्मा से रन नहीं बने हैं, पहली पारी में भी नहीं बने, दूसरी पारी में भी नहीं बने, तो वो शायद एक थोड़ा सा कंसर्न उनके लिए होगा। बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी बहुत चिंता की बात है। उसके बाद विराट कोहली से उम्मीद होगी, लेकिन बस वही बात है कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनको मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है, और मैंने बहुत ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करते देखा भी नहीं है। हाँ, जाते हैं नेट्स में थोड़ी देर पसीना बहाते हैं, वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, मौजूद रहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई इसको लेकर बहुत कोई पैनिक कर रहे होंगे। और पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है, जिस तरह के दोनों बल्लेबाज हैं, जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों का कद है। चलिए, कानपुर में टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कानपुर में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भारतीय टीम का यहाँ पर रहा है। 23 मैच अभी तक खेले हैं भारतीय टीम ने, 7 जीत है,
3 हार है और 13 ड्रॉ हैं। टाई 0, यानी कोई भी मैच ऐसा नहीं जो टाई हुआ हो। लगभग अगर आप देखेंगे तो जीत और हार का जो अंतर है वो दुगने से ज़्यादा है। और अभी तो भारतीय टीम के लिए बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि हमने लगातार उस पर कवरेज की थी, बाकायदा एक सीरीज़ चलाई कि किस तरह से 1932 में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था और उसके बाद 1932 से लेकर 2024 आ गया। 2024 में चेन्नई टेस्ट जब भारतीय टीम ने जीता तो वो पिछले 92 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय टीम के पास टेस्ट क्रिकेट में जीत ज्यादा है और हार कम है। अगर मैं आंकड़े बता दूं तो 178 जीत 178 हार थी, अब जो है वो 179 जीत हो चुकी है और उसकी वजह इसी तरह के आंकड़े हैं जहां पर जीत ज्यादा होती है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि साल 2000 के बाद जो है भारतीय टीम का जो रिकॉर्ड रहा है वो बड़ा शानदार रहा है। हम आपको दिखाते हैं पिछले 10 साल में किस तरह से घरेलू मैदान पर भारतीय टीम बिल्कुल एक किले की तरह उसने अपने सुरक्षित रखा है। यहां पर देखिए 46 मैच पिछले 10 साल में भारतीय टीम ने इंडिया में खेले हैं, इंडिया के अलग अलग मैदानों में खेले हैं और क्या कमाल के रिकॉर्ड्स हैं। 46 मैच में से 35 मैच में उसको जीत मिली है और 4 मैच वो सिर्फ हारी है, 7 मैच जो है वो रहे हैं ड्रॉ। यानी अगर आप देखें तो लगभग 80-85% मैचेस जो है भारतीय टीम ने अपने घर में जीते हैं और इसीलिए इस बात की चर्चा भी पूरी दुनिया में हो रही है। लगातार ये बात कही जा रही है कि भारतीय टीम ने किस तरह से अपने आप को अपने घर में एक बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाली टीम बनाया है, बहुत ही एक तरीके से अनडिफिटेबल टीम बनाया है जिसको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन टाइप का है। ये जो आंकड़े हैं वो तो यही बताते हैं कि सिर्फ 10 साल में अगर आप 4 मैच हारे हैं तो फिर ये सोच लीजिए कि किस तरह से इंडिया खेल रही है इस वक्त अपने घरेलू मैदान में। और चेन्नई में जिस तरह से हमने देखा उसके ठीक उलट कानपुर में कहानी बदल जाएगी। कहानी इस तरह से बदल जाएगी कि वहां जो मैंने शुरुआत में कहा था प्रोग्राम के कि वहां पर हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरे थे, यहां 3 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे। लेकिन इसके बाद भी जो आंकड़े हैं या जो मैच का नतीजा है वो भारतीय टीम के पक्ष में रहेगा, ऐसा अभी से कहा जा सकता है। इसलिए क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो ये कहने की हिम्मत देते हैं कि हाँ, भारत को भारत में हराना बहुत टेढ़ी खीर है, बड़ी बड़ी टीमों के लिए टेढ़ी खीर है। तो फिर बांग्लादेश की टीम तो अभी टेस्ट क्रिकेट में उसको 24 साल ही हुए। वैसे तो 24 साल शायद लगता हो कि बहुत एक बड़ी अवधि होती है, लेकिन फैक्ट यही है कि टेस्ट क्रिकेट में कदम जमाने में बड़ी बड़ी टीमों को बहुत समय लग जाता है। तो बांग्लादेश को तो अभी सिर्फ और सिर्फ 24 साल हुए हैं। ये सारा जो थोड़ा सा पृष्ठभूमि बैकग्राउंड भी बता देते हैं। असल में बांग्लादेश की टीम की इतनी चर्चा होने क्यों लगी? अभी तक तो नहीं होती थी, T20 में होती थी, वनडेज में होती थी, टेस्ट में नहीं होती थी। लेकिन टेस्ट में ये चर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा होने लगी क्योंकि भारतीय दौरे पर आने से पहले, भारत के दौरे पर आने से पहले यही बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान गई थी। और पाकिस्तान में जिस तरह से इस टीम ने कमाल किया, पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान को उसी के घर में रावलपिंडी में इस टीम ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 2-0 से हराया। बहुत ताज्जुब होता है, बहुत आश्चर्य होता है अभी तक, तब जबकि इस सीरीज को बीते बांग्लादेश की टीम को जीते 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है। लेकिन अब भी अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं 2 दिन 15-20 दिन से जिसने अखबार ना पढ़ा हो, सोशल मीडिया ना देखा हो या जिसने उस सीरीज को फॉलो ना किया हो, उसको आप जाकर बताएंगे कि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच में 10 विकेट से और दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से हरा दिया। उसके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल है अभी तक, जो मैं बड़ा ईमानदारी से स्वीकार भी कर रहा हूं। क्योंकि पाकिस्तान की टीम 1952 से सीधे 72 साल हो गए, 7 दशक से ज़्यादा हो गए टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन 72 साल के इतिहास में पहली बार जो चीज़ हुई उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। ये बांग्लादेश की वैसी ही कामयाबी है जैसे जहां तक मुझे याद है साल 2005 का था जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था वनडे में बांग्लादेश की टीम ने। और उस दिन बांग्लादेश की टीम ने विश्व क्रिकेट को ये संदेश दिया था कि उसको अब हल्के में ना लिया जाए। और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में आते देखिए 19 साल लग गए, लेकिन 19 साल बाद उसने टेस्ट क्रिकेट में भी अब वो स्टेटस हासिल कर लिया है जहां पर वो ये कह सकती है कि उनको हल्के में ना लिया जाए। पाकिस्तान को उन्होंने हराया,
चेन्नई टेस्ट के पहले दिन के पहले सेशन और दूसरे सेशन में भारत को परेशान किया। भूलना नहीं चाहिए 144 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे भारत के, लेकिन फिर जो कमी है वो अनुभव की कमी है। वो अनुभव समय के साथ ही आएगा। 144 से 6 के बाद फिर भारतीय टीम को आपने मौका दिया और फिर भारतीय टीम के लिए आर अश्विन ने और रविंद्र जडेजा ने लगभग 200 रन जोड़ दिए, 199 रन जोड़ दिए और उसमें आर अश्विन ने शानदार शतक लगाया जो उनके टेस्ट करियर का छठा शतक है। रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर आउट हुए, शतक से चूक जरूर गए लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट इनिंग थी, वो जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी वो करके वो गए। तो इसलिए जो मैंने कहा था कि बैकग्राउंडर जानना जरूरी है, इसलिए बांग्लादेश की टीम की चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज को भी इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, इतनी ज़्यादा उस पर बातचीत हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सारी जो कवायद हो रही है वो कवायद हो रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए, जहां आपको याद है आईसीसी ने शुरू किया था एक साइकिल में 2 साल की तकरीबन साइकिल में हर टीमें खेलती हैं। एक पॉइंट टेबल होता है, उस पॉइंट टेबल में जो टॉप की 2 टीमें होती हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं और फाइनल खेलती हैं। आप खुश होना चाहें तो खुश इस बात पर हो कि भारतीय टीम इकलौती टीम है दुनिया की जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों फाइनल में बैक टू बैक जगह बनाई है। मायूस होना चाहते हैं तो ये सोचकर मायूस होइए कि बावजूद इसके दोनों ही बार फाइनल में उसको हार का सामना करना पड़ा था। एक बार न्यूजीलैंड ने हराया था और एक बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, लेकिन अब तीसरी बार जो पहली चुनौती है, जो पहला जो प्लान है वो यही प्लान है कि किस तरीके से फाइनल में जगह बनाई जाए और फाइनल में जगह बनाने के बाद फिर ये सोचा जाए कि हाँ अब जीत कैसे हासिल करनी है। 9 टेस्ट मैच है अब से लेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक के बीच में। नौ में से 4 टेस्ट मैच भारत में खेलने हैं, 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने हैं। भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफाई करने के लिए 6 जीत चाहिए। अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच है। भारत की नजर है कि सभी के सभी घरेलू मैच जो है वो जीते जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से चैलेंज भी है भारतीय टीम के सामने और यही उसके यही उसकी चाहत भी है, यही इसी दिशा में वो काम भी कर रही है। और इसमें जब हम ये बताते हैं कि 46 में से 35 मैच जो थोड़ी देर पहले हमने आपसे साझा भी किया था वो जीत चुकी है भारतीय टीम अपने घर में, तो फिर इस बात पर उम्मीद करना बहुत आसान हो जाता है, कहना चाहिए कि हाँ हम जो प्लान कर रहे हैं कि 5 के 5 मैच जो भारत में खेलने हैं वो हम जीतेंगे। इसका गणित थोड़ा विस्तार से आपको बता देता हूं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले 10 मैच भारतीय टीम को खेलने थे। 2 मैच बांग्लादेश के साथ हैं, 3 मैच न्यूजीलैंड के साथ हैं, तो 2 और 3 5 ये 5 मैच भारत को भारतीय जमीन पर खेलने हैं, यानी भारत में खेलने हैं। इसके बाद 5 मैच जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना है, जहां पर नवंबर में हो रहे हैं मैचेस, नवंबर के बाद तक चलेंगे जो, और बहुत सालों बाद ऐसा होगा जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। तो भारत का जो लक्ष्य है या गौतम गंभीर का जो बतौर कोच जो उनके सामने एक तरीके से चुनौती है, जो उनकी चाहत है, जो टीम से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि इस पूरे 10 मैचेस को 2 हिस्सों में बांट लिया जाए। पहले 5 मैचेस जो हमें अपने घर में खेलने हैं और फिर उसके बाद वो 5 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं। 7 मैच भारत को कुल जीतने हैं। ये गणित भी आपको समझा देता हूं। अगर भारतीय टीम 5 मैचेस जो भारत में खेले जाने हैं वो 5 के 5 मैचेस जीत लेती है तो फिर उसको ऑस्ट्रेलिया में जो 5 मैचेस है वहां पर सिर्फ 2 मैच जीतने होंगे और उन 2 मैच में जीत का सीधा मतलब होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। मुश्किल वो भी नहीं है क्योंकि भारतीय टीम पिछले लगभग 1 दशक से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर उसका कब्जा है और उस कब्जे को वो भी पूरी तरीके से यही चाहेगी कि वो कब्जा बना रहे, क्योंकि इस वक्त अगर दुनिया में क्रिकेट की दुनिया में अगर 2 सबसे ताकतवर टीमें हैं किसी भी फॉर्मेट में आप देख लीजिए उठाकर, तो वो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो अक्सर एक दूसरे को बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में टकराती हैं, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो। इस वक्त अगर आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में भी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल है वहां भारत नंबर 1 पर है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। तो ये पहले 5 टेस्ट मैच जो थे भारत के, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, उसमें शुरुआत जीत से हो चुकी है। भारत चेन्नई में मैच जीत चुका है। अब 1 एट अ टाइम वाला जो लॉजिक रहता है या जो 1 एट अ टाइम की स्ट्रैटेजी होती है, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली या तमाम वो जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो यही चाहेंगे कि अब कानपुर में जीता जाए। इसको जो
7 जीत चाहिए उसको अब 5 पर लाया जाए, क्योंकि अब 6 जीत चाहिए भारत को, एक और जीत जाएगी तो फिर 5 चाहिए होगी, और फिर उस न्यूजीलैंड के खिलाफ उस सीरीज की तैयारियों में लगा जाए, जहां फिर 3 मैच आपको अपने घर में खेलने हैं, जहां फिर आपका पलड़ा भारी होगा, जहां फिर आपको पिच अपने हिसाब से बनाने की सहूलियत होगी, जहां पर आप कहीं पर अगर आप तेज गेंदबाज के साथ जाना चाहें, तेज गेंदबाजों के लिहाज से लगता है कि मदद ज़्यादा मिलेगी, वैसी पिच बनवा सकते हैं। जहां स्पिनर्स के लिए रोल ज़्यादा होगा वहां स्पिनर्स की जैसी पिच बनवा सकते हैं। कुल मिला जुलाकर आपके पास ये मौका है कि 5 के 5 टेस्ट मैच जीते जाएं, और यही भारतीय टीम का लक्ष्य भी है। और इसीलिए बांग्लादेश के साथ जो खेल होने वाला है वो ये कि पहले तेज गेंदबाजों के चक्कर में फंसे। हालांकि अश्विन ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए चेन्नई में, लेकिन पहली पारी में जिस तरीके से बुमराह ने उनको परेशान किया, मतलब वहां पर अगर आप देखेंगे चेन्नई में, तो बांग्लादेश की जो हार हुई उसमें भारत के दोनों तरह के गेंदबाजों का रोल था। फास्ट बॉलर्स ने भी अपना काम किया, स्पिनर्स ने भी अपना काम किया। कानपुर में जो खेल होने वाला है वो यही कि वहां पर ज़्यादा परेशान तेज गेंदबाज नहीं करेंगे, वहां ज़्यादा परेशान करेंगे स्पिनर्स। और भारत के पास जो स्पिनर्स की टोली है उसका मतलब आउटस्टैंडिंग अमेजिंग टोली है। 2 खिलाड़ी जो है उनका आपने योगदान देख ही लिया है। अभी अक्षर पटेल और कुलदीप यादव लाइन में है। यही तय करना होगा रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन कि वो अक्षर पटेल के साथ जाते हैं या कुलदीप यादव के साथ जाते हैं। जो भी होगा वो मैच विनर दोनों ही प्लेयर हैं। बहुत सोच समझ के पिच को देख के ये फैसला होगा। बहरहाल हम जैसे ही भारतीय टीम नेट्स में उतरेगी इस मैच के लिए और अपनी प्रैक्टिस को अंजाम देगी, उसमें जो कुछ भी खास होगा, जिस तरह के संकेत मिलेंगे वो लेकर आपसे फिर मिलेंगे, जुड़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे। एक बार फिर पुरानी गुजारिश अपनी दोहरा रहा हूँ, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई आपका फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई सलाह है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने नाम के साथ लिखिए। हम आपके नाम के साथ उसे अपने शो पर जगह भी देंगे और साथ ही साथ उस पर अमल भी करेंगे। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।